Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to start a new chapter, that is chapter number 3 of class 12 history book, and the name of the chapter is Kinship, Caste and Class, Early Societies. So previous chapter में आप लोगों ने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 6th century BC to 6th century CE. एंड इस चैप्टर में आप लोग हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में यानी कि समाज के बारे में पढ़ने वाले हो, जो कि इसी टाइम पीरियड के बीच में एग्जिस्ट करता था, यानी कि इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था. सो इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग हमारे अर्ली सोसाइटीज़ यानी कि शुरुआत के समाज के बारे में ही पढ़ने वाले हो. साथ ही साथ उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले किनशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में भी पढ़ने वाले हो. सो किनशिप का मतलब होता है फैमिली मेंबर्स यानी कि रिश्तेदार, कास्ट का मतलब होता है जाति एंड क्लास यानी कि जब सोसाइटी में लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग, सो उसी डिवीज़न को क्लास कहा जाता है. सो इस चैप्टर में आप लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो. एंड इस चैप्टर का भी जो मेन टाइमलाइन है वो 6th century BC से लेकर 6th century CE के बीच का ही है. सो नाउ अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें प्रीवियस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, ताकि हम लोग प्रीवियस चैप्टर को इस चैप्टर के साथ अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए. सो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि 6th century BC से लेकर 6th century CE का जो टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड के बिटवीन में हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोगों का जो इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल लाइफ था उसमें हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले. सो ये सारे जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस थे वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के ऊपर भी पड़ रहा था. सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि इसी टाइम पीरियड में हमारा जो इंडियन सोसाइटी था, जो समाज था, उसमें भी कई सारे चेंजेस होते हैं. सो अगर हम लोग कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, सो पहला चेंज ये था कि 6th century BC से लेकर 6th century CE का जो टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड में हमें एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिला, मेनली इन द फॉरेस्ट एरिया. सो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि इवन जो कॉमन पीपल थे वो कौन से स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते थे अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. साथ ही साथ हमने प्रीवियस चैप्टर में लैंड ग्रांट्स के बारे में भी जाना था, जिसमें जो राजा होते थे वो बेसिकली अपना जो अनकल्टिवेटेड लैंड होता था यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया होता था उसको दान में दे दिया करते थे. सो जब भी लोगों को ये सारे जो फॉरेस्ट एरिया थे वो दान में मिले, सो उन सारे फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने क्लियर किया एंड उन सारे फॉरेस्ट एरिया में उन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर है उसको प्रैक्टिस किया. उन्होंने उन सारे एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया. सो हमें ये देखने को मिलता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होता है, मेनली इन द फॉरेस्ट एरिया. एंड इसकी वजह से फॉरेस्ट में रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो निवासी थे, सो उनका जो लाइफ था वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा था, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था. नाउ अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज की बात करें, सो जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे यानी कि ऐसे लोग जो कि क्राफ्ट वर्क ही करते हैं, क्राफ्ट वर्क ही उनका मेन ऑक्यूपेशन है, सो उस टाइम पीरियड के जितने भी क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे वो भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंट, एक अलग सोशल ग्रुप के रूप में इमर्ज हुए. एंड अगर हम तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज की बात करें, सो ये जितना भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो रहा था हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, लास्ट चैप्टर में हमने ट्रेड के बारे में भी जाना कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उस टाइम पीरियड में बहुत सारी ट्रेड होते थे. सो ट्रेड की वजह से जितना भी वेल्थ जनरेट हो रहा था या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होने से जितना भी वेल्थ जनरेट हो रहा था, सो वो जो वेल्थ था वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो बहुत ही अनइक्वल तरीके से हो रहा था. इस वेल्थ का जो बेनिफिट था वो सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोगों को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलता है. यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है. जो रिच पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रिचर होते गए एंड जो कॉमन पीपल थे, जो नॉर्मल पीपल थे या फिर जो गरीब व्यक्ति थे
उनका जो पोजीशन था वो ऐसा ही रहा। सो ये जो वेल्थ था वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, समाज में रहने वाले हर एक लोगों को इसका जो बेनिफिट था वो नहीं मिल रहा था। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि हमने अपने लास्ट के चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। सो ये सारे जो इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो सोसाइटी था वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा था। इसका जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के ऊपर भी पड़ रहा था। सो इसीलिए इस टाइम पीरियड के बीच में हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सोसाइटी में यानी कि समाज में भी कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। एंड इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटीज यानी कि शुरुआत के समाज के बारे में ही डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के सोर्सेस के बारे में बता रखा है। सो इस चैप्टर में भी जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमारे अर्ली सोसाइटीज के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, सो आखिर उन सारे इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स क्या है। सो पहले अगर हम इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें सो वो है टेक्सुअल ट्रेडिशन। टेक्सुअल ट्रेडिशन यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी टेक्स्ट लिखे गए थे, सो उन सारे रिटन टेक्स्ट को ही टेक्सुअल ट्रेडिशन कहा गया है। सो हिस्टोरियंस बेसिकली टेक्सुअल ट्रेडिशन का ही इस्तेमाल करते हैं उन सारे सोशल प्रोसेसेस को अच्छी तरीके से समझने के लिए, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। सो हिस्टोरियंस को पुराने टाइम के जितने भी टेक्सुअल ट्रेडिशन मिले हैं, जितने भी रिटन टेक्स्ट मिले हैं, सो कुछ टेक्स्ट उन्हें ऐसे मिले हैं जिन सारे टेक्स्ट में सोशल बिहेवियर के लिए कुछ नॉर्म्स भी लिखा गया था। सोशल बिहेवियर यानी कि एक व्यक्ति को सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, सो उसके लिए कुछ नॉर्म्स यानी कि उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखा गया था। साथ ही साथ हिस्टोरियंस को कुछ ऐसे भी टेक्स्ट मिले हैं जिन सारे टेक्स्ट में पहले के टाइम पीरियड का जो सोशल सिचुएशन था एंड जो सोशल प्रैक्टिस था उसको भी डिस्क्राइब किया गया है। सो इन्हीं सारे टेक्सुअल ट्रेडिशन से, इन्हीं सारे रिटन टेक्स्ट से हिस्टोरियंस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पता करते हैं। नाउ अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें सो वो है इंस्क्रिप्शन। सो लास्ट चैप्टर में भी जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स था जिसके थ्रू हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में पता चलता है वो था इंस्क्रिप्शन। एंड इस चैप्टर का भी कहीं ना कहीं जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वो इंस्क्रिप्शन भी है। सो इस चैप्टर में जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सो उन सारे इन्फॉर्मेशन का जो मेन सोर्स है वो बेसिकली टेक्सुअल ट्रेडिशन ही है यानी कि रिटन टेक्स्ट ही है। बट टेक्सुअल ट्रेडिशन के साथ साथ इंस्क्रिप्शन भी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में। बट चाहे हम टेक्स्ट की बात करें या फिर इंस्क्रिप्शन की बात करें, सो टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखा गया है सो वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सोशल कैटेगरीज के पर्सपेक्टिव से ही लिखा गया है, उनके नज़रिए से ही लिखा गया है। सो हिस्टोरियंस जब भी टेक्स्ट या फिर इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के हिस्ट्री को जानने के लिए, देन वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर एक टेक्स्ट या फिर हर एक इंस्क्रिप्शन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखा गया है वो कितना हद तक सही है। सो हर एक सोर्सेज को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद ही वो अपना कॉमन ओपिनियन देते हैं। सो विद दिस हमने सोर्सेज के बारे में भी जान लिया ना। नेक्स्ट हमें महाभारत के बारे में बता रखा है। सो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इस चैप्टर का जो मेन सोर्स है वो है टेक्सुअल ट्रेडिशन यानी कि रिटन टेक्स्ट। सो उस टाइम पीरियड के दौरान एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा गया था वो था महाभारत। सो महाभारत से हमें अपने अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो महाभारत क्या है? महाभारत हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही कोलोसल एपिक है यानी कि एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। एंड अगर आप प्रेजेंट टाइम में महाभारत या फिर महाभारत को देखेंगे सो महाभारत में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा वर्सेस है। सो वर्सेस का मतलब होता है श्लोक। सो महाभारत में बेसिकली श्लोक से लिखा गया है। सो महाभारत में 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड इन सारे श्लोक, इन सारे वर्सेस के साथ साथ महाभारत में उस टाइम पीरियड का जो सोशल कैटेगरीज था एंड उस टाइम पीरियड का जो सोशल सिचुएशन था उसको भी डिपिक्ट किया गया है यानी कि उसको भी डिस्क्राइब किया गया है। सो इसीलिए महाभारत से हमें अपने अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो महाभारत हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट है यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में। सो इतने बड़े एपिक को कंपोज करने में, महाभारत को कंपोज करने में लगभग 1000 ईयर का टाइम पीरियड लगा था।
सो 5th सेंचुरी BC ऑनवर्ड यानी कि 5th सेंचुरी BC के बाद से ही महाभारत को लिखना स्टार्ट किया गया एंड लगभग 1000 ईयर के बाद फाइनली महाभारत को कंपोज किया गया। सो महाभारत में कुछ कुछ ऐसे भी स्टोरीज है जो सारी स्टोरीज इवन उसके भी बहुत पहले ही सर्कुलेशन में था, यानी कि जिस टाइम पीरियड में महाभारत को लिखा गया था सो उस टाइम पीरियड का जो भी स्टोरी है वो सब तो डिस्क्राइब किया ही गया है, बट कुछ कुछ ऐसे भी स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा अर्लियर यानी कि बहुत ज़्यादा पहले ही सर्कुलेट हो चुका था, बीत गया था। सो उन सारी स्टोरीज को भी महाभारत में डिस्क्राइब किया गया है। सो एज वी ऑल नो कि महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है यानी कि जो मेन स्टोरी है वो बेसिकली दो सेट ऑफ वेयरिंग कजन के बारे में है, यानी कि महाभारत में दो जो राइवल फैमिलीज है उनके स्ट्रगल को ही दर्शाया गया है। जो कौरवास एंड जो पांडवास थे सो उनके बीच में जो स्ट्रगल था उसी को दर्शाया गया है। सो महाभारत में मेन स्टोरी तो हमें पता है, बट इस सेंट्रल स्टोरी इस मेन स्टोरी के साथ साथ महाभारत का ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में उस टाइम पीरियड में रहने वाले जितने भी सोशल ग्रुप्स थे यानी कि अलग अलग समाज में रहने वाले जो ग्रुप्स थे सो उनके लिए नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर यानी कि उन सारे सोशल ग्रुप्स को किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है सो उनके लिए रूल्स भी लिखा गया था। सो इसीलिए महाभारत एक ग्रेटेस्ट इपिक है यानी कि एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है जिसमें हमें 1 लाख से ज़्यादा वर्सेस तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के सोशल कैटेगरीज के बारे में पता चलता है, सोशल सिचुएशन के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टोरीज के बारे में भी पता चलता है जो कि बहुत पहले ही सर्कुलेट हो चुका था। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में रहने वाले जितने भी सोशल ग्रुप्स थे सो उन सारे सोशल ग्रुप्स के लिए भी कुछ नॉर्म्स लिखे गए थे, कुछ रूल्स लिखा गया था कि उन लोगों को सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है। सो इसीलिए महाभारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटीज के बारे में जानने के लिए। सो विद दिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो नाउ अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिस टॉपिक का नाम है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। सो क्रिटिकल एडिशन का मतलब क्या होता है वो तो अभी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि जो महाभारत है जब उसको लिखा गया था सो कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने महाभारत को दोबारा से लिखा, उसका एक क्रिटिकल एडिशन रेडी किया ताकि महाभारत को पढ़ने में हमारे लिए इजी हो जाए। सो उसी चीज़ के बारे में, उसी एडिशन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो 1919 सेंचुरी के बाद से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ एन इंडियन संस्कृतिस्ट जिनका नाम था V.S. सुथांकर। सो इनके लीडरशिप के अंडर में ही 1919 में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। एंड वो जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो था कि महाभारत का हमें एक क्रिटिकल एडिशन रेडी करना है। सो जो V.S. सुथांकर थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाया एंड उस टीम में करीब डजन ऑफ स्कॉलर्स थे यानी कि लगभग 12 स्कॉलर थे। सो उन्होंने महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन का प्रोजेक्ट था उसको प्रिपेयर करने का जो टास्क था उसकी शुरुआत की, उसको स्टार्ट किया। सो नाउ अब हम जानते हैं कि क्रिटिकल एडिशन का मतलब क्या होता है। सो उस टाइम पीरियड में जो महाभारत लिखा गया था सो हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं मिला है जिस टेक्स्ट में महाभारत को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया था, नहीं, बल्कि उस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से महाभारत को लिखा गया था। सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो अलग अलग हिस्सा है, चाहे आप कश्मीर की बात करो या फिर जितने भी स्टेट है कश्मीर से लेकर पूरे तमिलनाडु तक, सो पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिस्टोरियंस को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का महाभारत देखने को मिलता है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया था, बट अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया था, अलग अलग लिपि में लिखा गया था। सो स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में महाभारत के जितने भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, सो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो कि हाथ से लिखा गया है। सो महाभारत का जितना भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट यानी कि अलग अलग लिपियों में लिखा गया था, सो उन सारे महाभारत के संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी वर्सेस लिखा गया है, जो भी श्लोक लिखा गया है, सो उन सारे वर्सेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सो कंपैरिजन के बाद स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस को जितना भी कॉमन वर्सेस मिलता है यानी कि जितने भी कॉमन श्लोक मिलता है हर एक महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट में, हर एक महाभारत के वर्जन में जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया था, सो उन सारे ही मैन्युस्क्रिप्ट में उन्हें जितना भी कॉमन वर्सेस मिलता है, जितना भी कॉमन श्लोक मिलता है जो कि ऑलमोस्ट हर एक वर्जन में, हर एक महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया था, सो उन सारे कॉमन वर्सेस को वो सिलेक्ट करते हैं एंड फिर उसको सेवरल वॉल्यूम्स में पब्लिश करते हैं यानी कि बहुत सारे बुक्स में पब्लिश करते हैं।
एंड सारे वॉल्यूम्स के, सारे बुक्स के अगर आप पेजेस को काउंट करेंगे देन टोटल 13,000 पेजेस में ये जो क्रिटिकल एडिशन था महाभारत का, इसको पब्लिश किया गया। एंड महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को रेडी करने में, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 47 ईयर का टाइम पीरियड लगा। सो इस चीज़ को एक बार मैं आप लोगों को और भी इजी तरीके से समझा देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। सो हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स ने ये देखा कि पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें महाभारत के बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग लिपियों में लिखा गया था। महाभारत के हमें बहुत सारे वर्जन देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग तरीके से लिखा गया था। सो हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स ने उन सारे ही संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया जो कि उन्हें पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिला। उसके बाद इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट में उन्हें जो भी कॉमन वर्सेस मिले, यानी कि जो भी कॉमन श्लोक मिला, जो भी कॉमन लाइन मिला, सो उन सारे कॉमन वर्सेस को उन्होंने एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कर दिया। एंड इसी को महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कहा जाता है। यानी कि पूरे ही जितना भी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट मिला था महाभारत का, सो उनको पूरे ही अच्छी तरीके से उन्होंने एनालाइज किया। एंड सारे मैन्युस्क्रिप्ट को एनालाइज करने के बाद, सारे मैन्युस्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद उन्हें जो भी कॉमन वर्सेस मिले, सो उन सारे कॉमन वर्सेस को उन्होंने एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कर दिया। एंड उसी बुक को महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कहा जाता है, जिसमें लगभग 13,000 पेजेस है एंड जिसको कंप्लीट करने में लगभग 47 ईयर का टाइम पीरियड लगा। सो आई होप कि आपको क्रिटिकल एडिशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जब स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को रेडी किया, सो उसके बाद उन्हें दो चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। उसके बाद उनके लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा एपरेंट, यानी कि दो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो गया। सो पहला चीज़ ये है कि पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स को महाभारत के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, अगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थन साइड में देखेंगे देन कश्मीर एंड नेपाल से लेकर अगर आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदर्न साइड में देखेंगे देन केरला एंड तमिलनाडु तक, सो पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स को जितने भी महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, सो हर एक मैन्युस्क्रिप्ट में उन्हें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट्स देखने को मिलता है। यानी कि हर एक मैन्युस्क्रिप्ट में उन्हें कॉमन वर्सेस देखने को मिलता है, कॉमन श्लोक देखने को मिलता है इन द संस्कृतिस वर्जन ऑफ द स्टोरी। यानी कि ये जो पूरा महाभारत का स्टोरी था, इसको संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया था, बट अलग अलग रीजन में अलग अलग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था लिखने के लिए। बट सारे ही मैन्युस्क्रिप्ट में उन्हें कुछ कुछ कॉमन ऐसे वर्सेस मिलते हैं। सो उन्हीं सारे कॉमन वर्सेस को, उन्हीं सारे कॉमन श्लोक को उन्होंने एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के रूप में पब्लिश किया। सो उन्हें हर एक मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम दूसरी चीज की बात करें, सो स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस को ये जो टेक्स्ट है महाभारत, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से लिखा गया था, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया था, सो उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट में हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स को बहुत सारे रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिले हैं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। सो उन सारे मैन्युस्क्रिप्ट में उन्हें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी मिले हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स के साथ साथ उन्हें बहुत सारे रीजनल वेरिएशन भी मिले हैं। यानी कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट्स में महाभारत को जिस तरीके से लिखा गया था, सो उसमें हमें कुछ वेरिएशन, उसमें हमें कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। सो ये जो टेक्स्ट है महाभारत, ये जिस तरीके से एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी में जाता है, जिस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, सो वैसे वैसे हमें बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। सो जब स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को रेडी किया, देन उन्हें दो चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया कि पूरे ही मैन्युस्क्रिप्ट में हमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स के साथ साथ हमें बहुत सारी वेरिएशन, यानी कि बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। सो स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने इन सारे कॉमन एलिमेंट्स को ही क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में पब्लिश किया। बट इन सारे कॉमन एलिमेंट्स के साथ साथ उन्हें जितने भी रीजनल वेरिएशन देखने को मिले हैं, जितने भी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, सो उन सारे वेरिएशन को भी उन्होंने कहीं ना कहीं मेन टेक्स्ट यानी कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में डॉक्यूमेंट किया इन फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस। फुटनोट्स का मतलब होता है, आप लोगों ने अपने बुक के कई सारे चैप्टर में देखा होगा कि चैप्टर के नीचे में जो बॉटम का जगह होता है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, सो उसी को फुटनोट कहा जाता है। एंड अपेंडिसेस यानी कि कई सारे बुक के लास्ट पेज में अपेंडिसेस दिया हुआ रहता है, जिसमें भी हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। सो बेसिकली जितने भी वेरिएशन थे, जितने भी डिफरेंसेस थे, सो उन सारे डिफरेंसेस को ये जो मेन टेक्स्ट था, जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत था, सो उसके फुटनोट्स में यानी कि नीचे के जो पेजेस होते हैं, उन सारे पेजेस में कुछ कुछ वेरिएशन को लिखा गया। साथ ही साथ उस बुक के अपेंडिसेस यानी कि लास्ट पेज में उन सारे वेरिएशन को लिखा गया।
एंड अगर आप इन सारे वेरिएशन को एक साथ देखेंगे देन जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है जिसमें लगभग 13,000 पेजेस है, सो 13,000 पेजेस में से आधे से ज़्यादा पेजेस में तो इन सारे वेरिएशन को ही लिखा गया है। सो महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन था जिसको पब्लिश किया गया, सो क्रिटिकल एडिशन में हमें कॉमन एलिमेंट्स तो देखने को मिलते ही है, बट कॉमन एलिमेंट्स के साथ साथ जितने भी रीजनल वेरिएशन था सो उन सारी रीजनल वेरिएशन को भी मेन टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट किया गया, मेनली इन द फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस। सो विद दिस हमने महाभारत के बारे में भी जान लिया। नाउ एट द लास्ट हमें यह बता रखा है कि हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स जब भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सोशल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, देन वो बेसिकली इन सारे संस्कृत में जो टेक्स्ट लिखा गया था पहले के टाइम पीरियड के दौरान बाय द ब्राह्मण्स और फॉर द ब्राह्मण्स, सो इन्हीं सारे टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इन्हीं सारे टेक्स्ट की मदद से वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटीज के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो जब 19th एंड 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान फर्स्ट टाइम जो हिस्टोरियंस है वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सोशल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सोशल हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। सो उस टाइम में उन्हें जितने भी संस्कृत के टेक्स्ट मिलते थे सो उन सारे संस्कृत टेक्स्ट को वो फेस वैल्यू में लेते थे। दैट मीन्स कि जितना भी पुराने टाइम का संस्कृत में टेक्स्ट मिला है सो उन सारे संस्कृत टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा गया है दैट मीन्स कि वे सब कुछ उस टाइम पीरियड में प्रैक्टिस हुआ करता था। सो उन सारी चीज़ों को ही वो सच मान के उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते थे कि पुराने टाइम पीरियड में ऐसा ऐसा सब कुछ ही होता था। बट फिर बाद में जब स्कॉलर्स ने दूसरे ट्रेडिशन के टेक्स्ट को स्टडी किया जो कि उसी टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था इन पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज, सो उन सारे दूसरे ट्रेडिशन के टेक्स्ट को स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता चला कि संस्कृत टेक्स्ट में हमें जो कुछ भी आइडियाज़ मिलता है, संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ के हमें जो कुछ भी अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पता चलता है जिसको हम लोग ऑथोरेटिव रिकॉग्नाइज कर रहे थे, यानी कि संस्कृत ट्रेडिशन में संस्कृत टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा गया है वही ऑथोरेटिव है, वही सही है। सो जब स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने दूसरे ट्रेडिशन के टेक्स्ट को भी पढ़ा जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया था, सो उन सारे टेक्स्ट को पढ़ के उन्हें ये पता चला कि संस्कृत टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा गया है उसको भी कई बार क्वेश्चन किया गया है एंड बहुत बार उसको रिजेक्ट भी किया गया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन से अगेन हमें क्या पता चलता है कि हिस्टोरियंस जब भी हमारे सोशल हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं, देन वो ध्यान रखते हैं कि इन सारे टेक्स्ट एंड इन सारे इंस्क्रिप्शन में जो कुछ भी लिखा गया है उसमें कितनी सच्चाई है। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिस्टोरियंस किस तरीके से सोशल हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो विद दिस टॉपिक नंबर 1 भी कंप्लीट होता है एंड विद दिस आज की इस वीडियो को भी एंड करते हैं। ये इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया, साथ ही साथ फर्स्ट टॉपिक को भी कंप्लीट किया जिसमें हमने महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के बारे में जाना। सो ये जो फर्स्ट टॉपिक था ये भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स था। अगर इस चैप्टर से सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आता है देन आपको महाभारत को जरूर मेंशन करना है एंड इस टॉपिक में हमने जो कुछ भी पढ़ा उन सारी चीजों को आपको मेंशन करना है। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 2, सो टॉपिक नंबर 2 से ही मेनली इस चैप्टर की शुरुआत होती है। टॉपिक नंबर 2 से ही हम अपने अर्ली सोसाइटीज के बारे में जानेंगे। सो टॉपिक नंबर 2 को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विद दिस आज के इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। सो नाउ सी यू ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।